इतिहासकारों के अनुसार साल 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 तथा लोदी वंश 1451 से 1526 तक। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में नाकाम रहा। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम इतिहास के कुछ ऐसे कालखंडों में से एक है जहां किसी महिला ने सत्ता संभाली थी। आगे चलकर साल 1526 में मुगल सल्तनत द्वारा इस साम्राज्य का अंत हो गया। साल 962 ईस्वी में दक्षिण एशिया के हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों के ऊपर बाहरी सेनाओं द्वारा, जो कि फारस और मध्य एशिया से आए थे, व्यापक स्तर पर हमले होने लगे। इनमें से महमूद गजनबी ने सिंधु नदी के पूर्व में तथा यमुना नदी के पश्चिम में बसे साम्राज्यों को 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक 17 बार लूटा। महमूद गजनबी अपने साम्राज्य को पश्चिमी पंजाब तक ही बढ़ा सका था, लेकिन वो भारत में स्थायी इस्लामिक शासन स्थापित न कर सका। इसके बाद गौर वंश के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर योजनाबद्ध तरीके से हमला करना शुरू किया। उसने अपने उद्देश्य के तहत इस्लामिक शासन को बढ़ाना शुरू किया। गौरी ने अपने साम्राज्य को पूर्वी सिंधु नदी तक बढ़ाया और सल्तनत काल की नींव डाली। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में सल्तनत काल को 1192 से 1526 तक के कालखंड का माना जाता है। 1206 में गौरी की हत्या कर दी गई। गौरी की हत्या के बाद उसके एक तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। ममलूक या गुलाम वंश 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो मूल रूप से एक तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ऐबक केवल 4 वर्षों तक ही दिल्ली का सुल्तान रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में करवा दी। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। हालांकि कुछ कुतुबी अमीरों ने उसका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों का क्रूरता से दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया था। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जबकि रणथंबोर और शिवालिक की पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त कर लिया। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमजोर शासक रहे, जिसमें उसकी पुत्री रजिया सुल्तान भी शामिल है। यह क्रम गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था, कि सत्ता संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद कैकुबाद ने सत्ता संभाली। उसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने कैकुबाद की हत्या कर दी और सत्ता हथिया ली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू कराया, जो कि आज यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा आगे बढ़ाया गया और उसे पूरा किया गया। गुलाम वंश के शासन के दौरान ही बहुत से अफगान और फारस के अमीरों ने भी भारत में शरण ले ली थी और यहीं बस गए। खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। उसने कैकुबाद की तुर्क, अफगान और फारस के अमीरों के इशारे पर हत्या की थी। जलालुद्दीन खिलजी मूल रूप से अफगान तुर्क मूल का था। उसने 6 वर्ष तक शासन किया। उसकी हत्या उसके भतीजे और दामाद जूना खान ने कर दी।
जूना खान ही आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान का आरंभ कारा जागीर के सूबेदार के रूप में किया था, जहां उसने मालवा और देवगिरी पर छापा मारा और भारी लूटपाट की। अपनी सत्ता पाने के बाद उसने अपने सैन्य अभियान दक्षिण भारत में भी चलाए। उसने गुजरात, मालवा, रणथंबोर और चित्तौड़ को अपने राज्य में शामिल कर लिया। उसकी इन जीतों का जश्न थोड़े समय तक रहा, क्योंकि मंगोलों ने उत्तर पश्चिमी सीमा से लूटमार का सिलसिला शुरू कर दिया। मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के बीच कई युद्ध हुए। इन युद्धों में मंगोलों को खदेड़ दिया गया। मंगोलों के वापस लौटने के पश्चात अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर और खुसरो खान की मदद से दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ कर दिया और भारी मात्रा में लूट का सामान इकट्ठा किया। इन लूटों के दौरान ही वारंगल की लूट में उसे मानव इतिहास का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर भी मिला। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में कई बदलाव किए। उसने अनाज और कृषि उत्पादों पर कृषि कर 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया। स्थानीय अधिकारी द्वारा एकत्र करों पर दलाली को खत्म किया। उसने अधिकारियों, कवियों और विद्वानों के वेतन भी काटने शुरू कर दिए। उसकी इस कर नीति ने खजाने को भर दिया, जिसका उपयोग उसने अपनी सेना को मजबूत करने में किया। उसने अपनी कृषि उत्पादों और माल की कीमतों के निर्धारण के लिए भी एक योजना बनाई। कौन सा माल बेचना है, कौन सा नहीं, उस पर भी उसका नियंत्रण था। उसने सहानाए मंडी नाम से कई मंडियां भी बनवाई। फसलों पर लिया जाने वाला कर सीधे राजकोष में जाता था। इसके कारण अकाल के समय उसके सैनिकों की रसद में कटौती नहीं होती थी। अलाउद्दीन अपने जीते हुए साम्राज्यों के लोगों पर क्रूरता भी करने के लिए मशहूर था। अलाउद्दीन को यदि उसके खिलाफ किए जाने वाले षड्यंत्र का पता लग जाता था तो वो उस व्यक्ति को पूरे परिवार सहित मरवा डालता था। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1316 में उसके सेनापति मलिक काफूर ने सत्ता हथियाने का प्रयास किया, परंतु उसे अफगान और फारस के अमीरों का समर्थन नहीं मिला। आगे चलकर मलिक काफूर भी मारा गया। खिलजी वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन का 18 वर्षीय पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। उसने 4 वर्ष तक शासन किया और खुसरो शाह द्वारा मारा गया। खुसरो शाह का शासन कुछ महीनों में ही समाप्त हो गया, जब गाजी मलिक ने उसकी हत्या 1320 में कर दी। गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक कहलाया और इस तरह 1320 में खिलजी वंश का अंत हो गया और तुगलक वंश का आरंभ हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।